बजाज शुरू से ही हमारे लिए बेहतरीन पल्सर्स लेकर आते रहे। स्कूल कॉलेज मेरे टाइम से 5 से 7 साल पहले अभी जब मैंने 220 की परचेज़ की थी तो बहुत बढ़िया एक बाइक थी। लेकिन आज उनके सक्सेसर के बारे में बात करेंगे बिकॉज पल्सर की जो लेजेंडरी फ़ैन फॉलोइंग है वो कंटिन्यू होने वाली है और इसके साथ कंटिन्यू होती रहेगी भी। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दी F250 एंड दी N250, वो भी डिटेल में। एंड साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकॉज इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड करता ही रहता हूँ। अब दोनों ही बाइक्स की जो प्राइसिंग है वो एब्सोल्युटली सेम है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई ये लें कि ये लें। अब F250 की अपनी खासियत है, N250 की अपनी खासियत है। दोनों में एक बहुत ही सॉलिड 249 सीसी के इंजन्स ऑफर किए जाते हैं कंपनी की तरफ से। 24.5 PS पावर, 21.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जो है दोनों ही बाइक्स में मिल जाते हैं। बट जो इन दोनों के लुक्स है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नज़र आएगा। अब सबसे पहले आ जाते हैं इसके लाइट सेटअप की तरफ। अब पहले F250, अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो कि आपको रिवर्स बूमरैंग स्टाइल में मिल जाएंगे। LED DRLs, प्रोजेक्टर आपको हेडलैम्प ऑफर किया जाता है। अगेन दीज आर LEDs। एंड साथ में आपको अब F250 में जो अच्छी चीज़ लगती है वो है ये जो पूरी विंडशील्ड आपको दी गई है वो कम्प्लीटली ब्लैकड आउट है और ये एटलीस्ट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि ये स्मोकी इफेक्ट के साथ आती है, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, तो ये ज़्यादा स्पोर्टी आपकी पूरी बाइक के एक्सपीरियंस को बना देती है। अब ऑफकोर्स F250 में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि क्योंकि ये जो सेमी फेयरिंग मिलती है साइड पे दोनों तरफ में, उसकी वजह से इसको और ज़्यादा स्पोर्टीनेस तो आ जाती है। और ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं हैंडल मूव करूँगा तो ये जो लाइट है हमारी या फ्रंट पूरा का पूरा पैनल है उसमें किस तरह का कोई चेंज नहीं आता है, वो सीधा ही रहेगा बिकॉज वो बॉडी से अटैच्ड है, नॉट विद द टायर। अब यही मेजर डिफरेंस आ जाता है इसके साथ, यानी कि N250 के साथ। इसकी जो ओवरऑल फ्रंट पूरी बॉडी है, जो आपको DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और DRLs का डिज़ाइन भी डिफरेंट है F250 के कंपैरेटिवली, तो ये भी डेफिनेटली बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं हैंडल इसकी मूव करूँगा तो ये पूरी बॉडी मूव होती है और जो लाइट है उसका थ्रो भी फिर उस तरफ हो जाता है। अब इसका रियल लाइफ सिनेरियोज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, लेट मी टेल यू वन थिंग। जब हम इन दोनों बाइक्स को रात को चलाते हैं, ऑफ कोर्स जो लाइट का थ्रो, अगर आप टर्न ले रहे हो तो इसके साथ लाइट का थ्रो भी उसी तरफ हो जाएगा जिस तरफ आपने टर्न लिया। बट एट दिस केस वो थोड़ा देर बाद होगा बिकॉज जब बाइक उधर मूव करेगी तब सिर्फ हैंडल मूव करने पे लाइट लेफ़्ट या राइट साइड पे नहीं जा रही है। सिर्फ ये एक लाइट का मेजर फ़र्क आ जाता है, जिस वजह से मुझे लगता है कि सिटीज़ में अगर आपकी जहाँ पर लाइट की कमी है, रात को आपको ट्रैवलिंग आपकी होती है, तो N250 एक बेटर ऑप्शन साबित होती है। बट उसके अलावा अगर आप एक बाइक एंथुजियास्ट हैं, आपको वैसे बाइक चलानी है, दिखने में एक अच्छी बाइक चाहिए और उसके साथ साथ आपको इस फीचर्स चाहिए जैसे कि ये विंडशील्ड, प्रॉपर LED DRLs और एक सेमी फेयरिंग भी, तो डेफिनेटली F250 एक बेटर प्रोडक्ट साबित होगा। अब जो इसके रियर व्यू मिरर है दोनों बाइक्स में, वहाँ पर भी डिफरेंट आएगा बिकॉज इसकी जो रियर व्यू मिरर की प्लेसिंग है वो हैंडल बार के ऊपर की गई है, जो एक सिंगल हैंडल बार है, दोनों को अटैच उस तरीके से होगा। बट इफ़ वी गो टुवर्ड्स दी F250, इस तरफ आप देखेंगे तो बॉडी के ऊपर यानी कि फ्रंट लाइट वगैरह और जो पूरी केसिंग दी है उसके ऊपर इसके मिलेंगे आपको रियर व्यू मिरर्स। अब क्या है कि ये ड्राइवर से थोड़े से और दूर हो गए, ये कंपैरेटिवली राइडर के पास हैं, तो उसकी विजिबिलिटी का फ़र्क कैसे आता है जब मैं इस बाइक को चला रहा हूँ। अब मैंने इस बाइक को इस तरीके से चलाना है, अब जो मेरी विजिबिलिटी अभी रोड की तरफ इस तरीके से, अब मिरर है मेरे पास तो मेरे को इतना मूव करना पड़ा, सर्टन डिग्रीज जो आप देख पा रहे हैं इतना मूव किया, या मेरे को आइज़ इतनी दिखनी पड़ी तब मुझे रियर का दिखा। अब आप देख सकते हैं कि ये इतना डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ये थोड़े क्लोज हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी F250। अब क्योंकि इसके मिरर थोड़े से दूर हैं राइडर से कंपैरेटिवली, तो मुझे ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ा। मेरी जो आइज़ है जो पहले यहाँ तक जा रही थी अब यहीं तक जा रही हैं अगर मुझे पीछे देखना है तो। अब इसके फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि मेरे को ज़्यादा आई मूवमेंट नहीं करनी पड़ी, डिस्टेंस कम ट्रैवल हुआ। लेकिन नुकसान ऑफ कोर्स ये है कि ऑब्जेक्ट उतने ही छोटे नज़र आएंगे, यहाँ पर कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट बड़े नज़र आते हैं बिकॉज मिरर की प्लेसिंग यहाँ पर पास आ जाती है और थोड़ी सी वाइडर आ जाती है। अब एक और मेजर डिफरेंस, हैंडल बार्स। अब ये है क्लिप ऑन हैंडल बार्स, इनकी हाइट को इंक्रीज़ किया गया तो मेरी पोजीशनिंग थोड़ी सी और बेटर हो जाती है। इन दैट केस थोड़ी सी पोजीशनिंग बहुत 19-20 के फ़र्क से आगे को झुकती है बिकॉज वो सिंगल हैंडल बार है, तो उस वजह से F250 मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज ज़्यादा वेट मेरे आर्म्स के ऊपर या मेरे हैंड्स के ऊपर नहीं पड़ने वाला। मैं थोड़ा ज़्यादा अप स्ट्रेट बैठने वाला हूँ इसमें एज़ कम्पेयर टू द N250। बट बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, ना के बराबर का फ़र्क, बट मेरा फ़र्ज़ है आपको ये चीज़ के बारे में डिफरेंस समझाना। सो दिस इज़ द कम्प्लीट
फ्रंट लुक इसका और इसका यही डिफरेंस क्रिएट होता है। अब दोनों में ही आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। एक बार अभी भी नहीं समझ आया तो फिर से बता देता हूँ कि अगर तो आपको लुक्स और बेटर कंफर्ट चाहिए, विजिबिलिटी थोड़ी सी और बेटर चाहिए जिसमें आपकी मूवमेंट ना ज़्यादा हो आई की, तो F250 मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन है। मैं हूँ तो F250 चूज़ करूँ। सिर्फ और सिर्फ एक लाइट का जो मुझे फ़र्क लगता है वो ही आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि जो लाइट है वो आपके हैंडल बार के साथ मूव होती है। तो अगर आपकी ड्राइविंग इस तरीके के एरियाज़ में है, सपोज़ कोई विलेज है, लाइट की कमी रहती है और रात का आपका ट्रैवल ज़्यादा रहता है, तब आपको वो थोड़ी सी लाइट कंपैरेटिवली बेटर लगेगी। अब है थोड़ा सा ही फ़र्क, लेकिन ऑफ कोर्स फ़र्क है तो मैंने आपको बता दिया। बाकी हैंडलिंग में कोई फ़र्क नहीं लगेगा अगर आपके इसके रेज्ड हैंडल बार्स हैं और इसमें ये पूरी मूवमेंट नहीं होती। मुझे तो कंपैरेटिवली बल्कि ये वाली हैंडल बार ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज ये कंपैरेटिवली लाइट वेट होती है मुझे, क्योंकि पूरी लाइट का जो वेट है उसे कैरी अपने साथ नहीं करना पड़ता, तो ये थोड़ा हल्का महसूस कराती हैं, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बट इतना हल्का भी नहीं है कि आपको हाईवे स्टेबिलिटी वगैरह में इशू है, और ऐसा भी नहीं है कि इसकी बहुत हैवी है, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस आपको ज़रूर फील होगा। और ये पूरी बॉडी हिलती है तो आपको वो डिफरेंस नज़र आएगा, दिखता है। और उधर विंडशील्ड का भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, बट ऐसा ज़्यादा नहीं, वो लुक्स में ही है। ऐसा तो है नहीं कि आपने ऐसे करके चलाना है उसको स्पोर्टी एंगल से, चलाना तो ऐसे ही है ना अल्टीमेटली। तो विंडशील्ड सिर्फ लुक्स में ही ज़्यादा आपको इन्हांस करके देगी, एरोडायनेमिकली ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं बिकॉज वो अल्टीमेटली हवा आपके सिर के ऊपर आएगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी बात तो सुन लो। अगर आप हो दिल्ली एनसीआर से और आपको बजाज की कोई भी व्हीकल चाहिए, कोई भी बाइक चाहिए बहुत ही बढ़िया रेट्स में, अच्छी डिलीवरीज और अच्छी कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाली सर्विस, तो इस नंबर पर कॉल ज़रूर कर ले बिकॉज यहाँ पर पूरे दिल्ली एनसीआर में बजाज की मिलती है सबसे बढ़िया सर्विस। अब एक और छोटा सा फ़र्क आपको दिखा दो कि जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ आ जाते हैं। हालांकि मुझे लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा लगा, एलईडीज़ की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। और अगर हम F250 में जाएंगे तो जो इंडिकेटर्स हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से नीचे हैं। हालांकि कोई फ़र्क मुझे नहीं लगता इससे कुछ ऐड होने वाला है, दोनों ही दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं अगर मैं सामने से देखूँ तो जो F250 है वो ज़्यादा स्पोर्टियर लग रही है। अब दोनों ही बाइक के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स F250 को यहाँ कंसीडर करते हैं बिकॉज दोनों सेम ही आ जाती है, ज़्यादा फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। फ्रंट लुक में सबसे पहले इसके अलॉय व्हील्स, आपको जो प्रॉपर अलॉय व्हील्स हैं 17 इंचेस के मिलेंगे, 5 स्पोक हैं, लुक्स रियली गुड। आई थिंक ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं। एंड रही बात इसकी डिस्क ब्रेक की, ऑफकोर्स यहाँ पर आपको एक डिस्क ब्रेक विद ABS मिल जाती है। 300 mm की फ्रंट आपको डिस्क मिलेगी, 37 mm के आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। एंड मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि जो ब्लैकड आउट एलिमेंट है ना, जैसे कि यहाँ पर मिल जाएगा आपको ग्लॉसी ब्लैक, नीचे की तरफ मिलेगा आपको मैट ब्लैक, और यहाँ पर ABS लिखी हुई बैजिंग भी मिलेगी। ओवरऑल सेक्शन 100/80। अब क्योंकि वो ब्लैक वाला जो मैं बता रहा हूँ सिस्टम वो ये है, मुझे पर्सनली ब्लैक आइटम्स तो बहुत अच्छी लगती हैं, और जब ग्लॉस एंड मैट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरीके से किया जाए इट्स लुक रियली गुड। लेकिन अगर आपको ब्लैक कंपैरेटिवली कम पसंद आ रहा है तो रेड कलर ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, वो भी ब्लैक के साथ ही कॉम्बिनेशन किया गया, ऐसे नहीं कि पूरी रेड है। उसकी फ़ोटो आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऑफकोर्स LED इंडिकेटर्स, LED प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स, LED ही DRLs। अब सब कुछ LED होने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये कि एनर्जी एफिशिएंट तो है ही, फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न भी लगती है, और वाइट लाइट्स हर किसी को पसंद आती हैं। ऊपर की तरफ चलेंगे ऑफकोर्स नंबर प्लेट की ऑप्शन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। विंडशील्ड आपको प्रॉपर ब्लैक आउट मिलेगी इन दी F250। जो आपको रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं वो बॉडी के ऊपर इसके फ्रेम के सामने ही मिलेंगे, और साइड की तरफ आएंगे तो सेमी फेयरिंग डिज़ाइन है, क्योंकि इंजन को ये कवर नहीं करता लेकिन बॉडी को ज्वाइन कर देता है एक तरीके से। तो पल्सर का बड़ा बैज आपको इस तरफ देखने को मिल जाएगा। अब सेमी फेयरिंग से मेरा क्या मतलब है कि ये जो पूरी बॉडी है ये आगे तक अटैच होती है, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे रेड और वाइट का स्ट्रिप जो है, सिल्वर है वैसे वाइट नहीं है, सिल्वर की स्टिकरिंग मिल जाती है जो और ज़्यादा स्पोर्टीनेस प्रोवाइड करती है। एंड ऑफ कोर्स ये मैश डिज़ाइन भी आपको पसंद आने वाला है। अब एक बार आपको N250 अगर इधर से दिखाऊंगा तो वो भी काफ़ी हद तक सेम आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज वो ही वैसी ही सेमी फेयरिंग आगे तक, लेकिन ये बिल्कुल आगे तक नहीं जा रही, यहाँ पर आके रुक जाती है, और पल्सर की बैजिंग जो सिग्नेचर बैजिंग है वैसी ही नज़र आएगी। नीचे की तरफ देखेंगे तो ऑफकोर्स प्रोटेक्शन के लिए लेग गार्ड, हालांकि जैसे कि FI220 आती थी उसके कंपैरेटिवली थोड़े छोटे हैं, बट येस ना होने से तो बेटर ही है ना। अगर ये फुल फेयरिंग कर देते तो ये लेग गार्ड नहीं होने थे और आपकी नीज़ को दिक्कत आ सकती थी। मैं पर्सनली एक F220 ओन करता था, अब तो सेल कर दी। तो एक बार अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ था तो लेग गार्ड्स ने ही बचाया था। वो फॉर्चुनेट है कि लेग गार्ड्स ने नीज़ और मेरी लेग्स बचा ली थी काफ़ी हद तक। रही बात अब इसके हॉर्न्स, ऑफकोर्स ड्यूल आपको हॉर्न मिल जाएंगे। इंजन सबसे इम्पॉर्टेंट, 249 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि लिक्विड एंड ऑयल कूल्ड है, एंड उसके साथ साथ ये मिल जाता है एक सिंगल सिलेंडर यूनिट 2 वॉल्व वाला। अब फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम है,
और साथ के साथ आपको एक अच्छी खासी पावर ऑफ 224.5 PS एंड 21.5 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करके देता है। आरपीएम रेंज 8000 के आसपास इसकी पीक पावर आती है, बट मुझे लगता है सिटी में अगर आप इसको ड्राइव करोगे 4000 से 6000 आरपीएम पे बहुत अच्छी पावर आपको प्रोवाइड करेगा। बाकी ऑफकोर्स उसे थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। अब अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात कर ही रहे हैं तो दोनों बाइक्स में ही आपको क्लेम 39 किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज आप लेके चलें, बट मेरे हिसाब से 30-35 इससे ज़्यादा सिटीज़ में थोड़ा मुश्किल ही है। हाईवे पे मे भी आ जाए, बाकी आपकी ड्राइविंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। पीछे की तरफ चलेंगे तो आपको एग्जॉस्ट सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले की जो पल्सर्स आती थी उसमें पूरा लॉन्ग आता था, वो उतना अच्छा नहीं लगता था। ये ब्लैकड आउट कर दिया गया है। छोटा एग्जॉस्ट है, हालांकि ड्यूल पॉड्स हैं, यानी कि ड्यूल पाइप्स मिल जाती हैं, वो भी इस बाइक के लुक को और ज़्यादा एनहांस करते हैं। और साथ के साथ ये जो पूरा फेयरिंग के साथ साथ लुक आता हुआ जो रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, अगेन F250 की स्टिकरिंग, ये भी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। अब रियर सस्पेंशन, ये मेरा फेवरेट पार्ट है इन दोनों बाइक्स का। यहाँ पर आपको नाइट्रॉक सस्पेंशन मिल जाती है। आपकी सस्पेंशन की लाइफ तो बढ़ती ही बढ़ती है, बैलेंस ना खराब होते हुए आपको कंफर्ट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। अभी मोनोशॉक सस्पेंशन थोड़ी छुपी भी रहती है, ज़्यादा नहीं दिखती। अगर इसका ये कॉयल ज़्यादा दिखता तो शायद यहाँ पर सूट ना करता, मे बी, कांट से। और ये आपको एडजस्टेबल भी मिल जाती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। रियर साइड में ये सारा आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा, बट बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। ऐसा मैंने कभी कहीं किसी बाइक में नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी रिसेंटली हम काफ़ी बाइक्स कर रहे हैं तो इतनी अच्छी क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाली। पीछे की तरफ 230 mm की डिस्क ब्रेक, ऑफकोर्स ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है ये बाइक। इसमें आप सिंगल चैनल ABS भी ले सकते हो, आपको 9000 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली फ़र्क पड़ेगा एक शोरूम में। बट मेरी माने अगर आपकी ड्राइविंग थोड़ी है ज़्यादा तो ड्यूल चैनल ABS की तरफ ही जाए। पीछे की तरफ ऑफकोर्स आपको जो फुटस्टेप्स मिल जाते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ये एडजस्ट होके भी रिट्रैक्ट होने के साथ साथ वो क्लिप होके अड़ भी जाते हैं, ऐसे नहीं कि झूलते रहेंगे। तो ये भी मुझे क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। पीछे जो आपको मड गार्ड है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का पूरा मिल जाता है, एंड डेफिनेटली ये आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा मड से। पीछे की तरफ ऑफकोर्स LED ही आपको इसके मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स। लेट मी टर्न देम फॉर यू। एंड साथ में जो इसका ट्विन स्ट्राइप्स का डिज़ाइन है, पल्सर में सिग्नेचर शुरू से ही रहा गया है, वो भी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है। शुरू से ही आता है, अभी भी आता है, रात में ये अलग ही चमकते हैं। अब बजाज की शुरू से आदत है किसी तरह की कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करते, प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का प्रोटेक्टर भी प्रोवाइड किया गया है इस तरफ, और ऑफकोर्स हर एक तरफ भी आपको क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। अब ये चीज़ है वो सारी आपको, हाँ, अब जो ये पूरी बाइक है वो चेन ड्रिवन है, एंड चेन की प्रोटेक्शन के लिए भी ऊपर जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हाई क्वालिटी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट कटिंग कहीं भी नहीं है, तो सिंगल स्टैंड तो है ही, यानी कि साइड स्टैंड भी है, और आपको डबल स्टैंड भी ऑफर किया जाता है। अगेन जो इनकी स्प्रिंग है, जो इनकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो कभी भी इसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लॉन्ग रन तक बहुत अच्छे चलने वाले हैं। और रही इसकी गियर बॉक्स की बात, तो मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ, यहाँ 6 स्पीड गियर बॉक्स होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। दिस इज़ अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। तो हाईवेज़ पे थोड़ा सा जब आप 100 से ऊपर जाएंगे तो इंजन आवाज़ करने लगता है, तो आपको लगता है कि हाँ, थोड़ी सी रिफाइनमेंट के लिए 6th गियर होता तो मज़ा आ जाता। अब रियर टायर की प्रोफाइल 130/70 है। बस इस बाइक में यही मुझे थोड़ी सी कमी लगती है कि आई रियली फील कि अगर ये 140 सेक्शन होता, यानी कि थोड़ी सी इनकी विड्थ ज़्यादा होती, तो और ज़्यादा स्पोर्टी लुक आनी थी। बट अगेन उससे माइलेज, हैंडलिंग वगैरह में फ़र्क आ जाना था। चलिए बात करते हैं इसके कंसोल की। तो ये एक इस ज़माने में भी प्रॉपर एनालॉग देना स्ट्रिंग, ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी। अब मुझे लगता है कि ये पल्सर का सिग्नेचर डिज़ाइन है। अब ये पूरी जो टिप दी गई है, ये मुझे तो निडल जो है बेसिकली वो मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगती है। बट ये हो सकता है लोगों को होगा कि नहीं यार, TVS वगैरह से जिसका कंपटीशन होता है तो वो जैसे डिजिटल भी आपको प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पर इस एज में तो डिजिटल प्रोवाइड करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट इट्स ओके, सेमी डिजिटल ज़रूर मिल जाता है। गियर पोजीशन चेंज इंडिकेटर के साथ साथ टाइम, स्पीड, सब कुछ आपको आएगा। ABS की यहाँ पर RPM लिमिट जो है उसकी, यानी कि रेड लाइट जब उसको करोगे तब आएगा। इंडिकेटर की ऑप्शंस यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़र आएगी। बाइक न्यूट्रल पे होगी, यानी कि गियर जो है उसके बारे में भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी सब आपको प्रोवाइडेड है। और साथ में ऑफकोर्स हाई बीम वगैरह की ऑप्शन भी नज़र आएगी। लेट मी टॉक अबाउट द कीज़। बहुत सिंपल, बहुत अच्छी, बहुत लाइट वेट आपको कीज़ मिल जाती हैं। अब आपको N250 और F250 के एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि थोड़ी बेस ज़्यादा हुए हैं, डीप ज़्यादा हुए हैं। आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दो। अब ओवरऑल बाइक की 2-3 अच्छी चीज़ें और 1-2 बुरी चीज़ें।
अच्छी चीज़ ये है कि यूएसबी चार्जिंग पोर्ट की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, यहाँ से वायर लगाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और ज़्यादा आपके बीच में फंसने वाली नहीं है। दूसरी अच्छी चीज़ मुझे लगती है इसकी सीट हाइट, 795 की कंप्लीट सीट हाइट है, तो बहुत मतलब 5 फीट 3 इंच 5 फीट 4 इंच वाले लोग भी इसको इजीली चला पाएंगे। उससे थोड़े छोटों को प्रॉब्लम आएगी बट चला फिर भी लेंगे। और 795 एक ऐसी हाइट है जो लंबे लोग भी पसंद करते हैं या जिनको हाइट की प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी लगता है कि थोड़ा ऊंचा तो बैठे, तो 795 मुझे लगता है कि एक बहुत अप्रोप्रिएट नंबर है। 790 से 805 एक बहुत अच्छी सीट हाइट को मैं खुद पर्सनली कंसिडर करता हूँ। माई हाइट इज़ 5'8", आपको एक आइडिया मिल जाएगा इस हाइट से कि हाँ भाई आपके ऊपर ये बाइक कैसी लग सकती है। एंड अब चीज़ थोड़ी सी एक 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है कि पल्सर 250 F250 हो N250 हो उसमें इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए थी, उसके 2-3 हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि एडजस्टेबल अगर इसका क्लच सिस्टम होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, ब्रेक भी एडजस्टेबल होती, यहीं से आप नॉब घुमा के कर पाते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। जैसे आपने रिसेंटली अभी हमारी TVS रॉनिन की वीडियो देखी होगी, उसमें एडजस्टेबल मिल जाती दोनों चीज़ें, तो वो एडेड एडवांटेज मिलता है। सिटीज़ में आप उसको थोड़ा लाइट कर सकते हो, हाईवेज पे थोड़ा सा हार्ड कर सकते हो, फटाफट हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सेकंड, अब जो USB पोर्ट तो दे दिया, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी थोड़ी सी यहाँ मिल जाती। ठीक है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मत दो, लेकिन एक कॉल आने की नोटिफिकेशन, मैसेज आने की नोटिफिकेशन भी यहाँ पर होती तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वो हो जाता। अब ये है कि आपको यहाँ फ़ोन लगाना ही पड़ेगा, नेविगेशन के तो लगाते ही हो, बट ब्लूटूथ वाले के लिए ऑप्शन के लिए भी लगाना पड़ेगा। नेविगेशन नहीं चाहिए, ब्लूटूथ कॉल तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में ज़रूरी है और वो बजाज को यहाँ देना चाहिए था। अब बजाज टेक्नोलॉजी वाइज यानी कि परफॉर्मेंस, इंजन, बाइक की टेक्नोलॉजी में तो बहुत R&D करता है, लेकिन बजाज शुरू से ही एक कनेक्टिविटी फीचर्स में यहाँ टेक्नोलॉजी वाइज जो एडवांसमेंट्स आ रही हैं जैसे कि डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वहाँ थोड़ा सा पीछे रह जाता है। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। टायर विड्थ मैंने आपको बताया, वो मुझे लगता है 140 सेक्शन होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, बट 130 इज़ परफेक्टली फाइन। माइलेज अच्छी मिल जाती है और स्टेबिलिटी, कंट्रोल सब कुछ आपको बढ़िया मिल जाएगा। अब मेरा मानना ये है कि पल्सर 250 सीरीज़ या इवन N160 सीरीज़ के साथ जो पल्सर की लेजेंडरी फ़ैन फॉलोइंग है वो डेफिनेटली कंटिन्यूड रहेगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें, और याद है ना, कॉल कर लो अगर आप दिल्ली एनसीआर एरिया से हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।